चैप्टर 14, द रिवोल्ट ऑफ 1857, द फर्स्ट वार ऑफ फ्रीडम ऑफ भारत, भारत की आज़ादी का पहला युद्ध। आपको पता ही है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और जो पहली शुरुआत थी वो 1857 में हुई और उसके बाद कुछ समय तक सब कुछ शांत रहा, कोई आंदोलन वगैरह नहीं हुआ। फिर दोबारा शुरू हुए और फाइनली 15 अगस्त 1947 को अपने उद्देश्य को प्राप्त किया। अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स, इसमें हम जानेंगे शुरू से कहानी के किस प्रकार भारत पर अंग्रेज आए, उनका मतलब क्यों इतना उनका साम्राज्य यहाँ स्थापित हो गया। तो अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स, स्ट्रेंथिंग ऑफ ब्रिटिश होल्ड, बैटल ऑफ प्लासी, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश वार, discontent among the Indians, revolt against the English, failure of revolt 1857, outcome of revolt of 1857, social and religious reformer, rise of nationalism। तो अपने पूरे भारत का जो एक तरह से इतिहास है कि किस प्रकार गुलाम हुए और किस प्रकार आज़ाद हुए, वो सब जानेंगे हम इस चैप्टर में। तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। भारत इज फेमस फॉर इट्स रिचेस सिंस एंशियंट टाइम, भारत पुरातन युग से, पुराने समय से अपनी रिचेस के लिए, अपनी समृद्धि के लिए फेमस था और किसी जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आपने सॉन्ग भी सुना होगा, जहाँ डाल डाल पर करती है सोने की चिड़िया बसेरा, वो भारत देश है मेरा। इट्स स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, गोल्ड, पर्ल्स एक्सेट्रा वर आल्सो वर्ल्ड फेमस, ये पूरे संसार में फेमस थे। मसाले, सिल्क, कॉटन, सूती टेक्सटाइल, ये सब। दीज आर्टिकल वर हाईली पॉपुलर इन अदर कंट्रीज, और ये आर्टिकल्स जो हैं, ये सब चीज़ें जिनके अभी हमने नाम बोले, ये अन्य कंट्रीज़ में बहुत फेमस थे, मतलब वहाँ डिमांड थी और भारत में इनके लिए ये सब होते थे। तो भारत हैड बीन कैरिंग ऑन ट्रेड विद अदर कंट्रीज, और अदर कंट्रीज से ट्रेड चलता था भारत का, और अदर कंट्रीज जैसे रोम, ग्रीस, अरब एम्पायर फॉर लॉन्ग। द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स, जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, यूरोप के व्यापारी थे, वो यहाँ पर आए। About 100 years ago, some European countries decided to trade with Bharat. The Arab were among the first to come Bharat for trade. लगभग 500 वर्ष पहले जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो भारत से व्यापार करना चाहते थे और उस व्यापार के उद्देश्य से सबसे पहले यहाँ अरब के लोग आए। लेटर ग्रीक, फिर ग्रीक्स आए, रोमन्स आए, यूरोपियंस आल्सो डिसाइडेड टू ट्रेड विद भारत, फिर यूरोपियंस ने भी डिसाइड किया भारत से व्यापार करने का। सो दे डिसाइडेड टू सर्च रूट, सी रूट टू भारत। तो उन्होंने क्या सोचा कि भारत के लिए एक सी रूट देख लेते हैं कि वही वहाँ से यात्रा करेंगे। वास्को ड गामा वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज सेलर हु डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ भारत विया द केप ऑफ गुड होप इन 1498। जो वास्को ड गामा था, पुर्तगाली था, उसने सबसे पहले भारत के लिए सी रूट डिस्कवर्ड किया और भारत से केप ऑफ गुड होप यहाँ तक 1498 में। ही शिप रीच्ड एट कालीकट इन केरल, केरल के कालीकट तट पर सी रूट था, समुद्र से आए थे वो, तो जो उनका जहाज था वो कालीकट तट पर पहुंचा, किनारे पर पहुंचा। सून द पोर्टुगीज हैड ए मोनोपोली ओवर द स्पाइस ट्रेड फ्रॉम द रूलर ऑफ कालीकट। तो वहाँ के जो रूलर थे उस समय अलग अलग मतलब राज्य थे, उनके राजा थे, कोई डेमोक्रेसी तो थी नहीं, मोनार्की थी, जो राजा अपने क्षेत्र में जो चाहे कर सकता था। तो ये वाले जो यहाँ के जो रूलर थे, यहाँ के जो राजा थे, उन्होंने इनको मतलब ये जो पुर्तगाली थे इनको पूरा अधिकार दे दिया वहाँ व्यापार करने का, और इन पुर्तगालियों की एक मोनोपोली थी वहाँ पर। दे अमेज्ड ग्रेट वेल्थ फ्रॉम भारत एंड बिकेम वेरी रिच, धीरे धीरे उन्होंने भारत से बहुत सारा पैसा कमाया और बहुत रईस होते चले गए। दे फॉट अगेंस्ट द अरब ट्रेडर्स एंड ड्रॉ देम अवे, जो अरब ट्रेडर्स थे जो सबसे पहले अभी तक व्यापार कर रहे थे लगभग 500 साल पहले, इन्होंने पोर्टुगीज़ ने उनको भगा दिया यहाँ से, क्योंकि वो अपनी मोनोपोली चाहते थे, वो नहीं, उनके पास काफ़ी पैसा हो गया था यहाँ से व्यापार कर करके, तो उन्होंने सोचा भाई इसको हटाओ रास्ते से, उन्होंने उनको भगा दिया। स्ट्रेंथिंग ऑफ ब्रिटिश होल्ड, फिर ब्रिटिश अंग्रेजों का कैसे यहाँ पर वो हुआ। टुवार्ड्स द एंड ऑफ 16th सेंचुरी अदर यूरोपियन कंट्रीज आल्सो केम इन भारत फॉर ट्रेड। 16वीं शताब्दी के अंत होते होते अन्य यूरोपीय जो कंट्रीज थे वो भी यहाँ व्यापार के लिए आए, डच आए, ब्रिटिश आए और फ्रेंच आए। ट्राई टू गेन ए फुट होल्ड इन भारत, उन्होंने भी अपना कदम, फुट होल्ड मतलब जैसे कहते हैं ना, कहावत है, कदम जमाने की कोशिश की यहाँ पर। इन द एंड ऑफ ब्रिटिश केम फॉर विक्टोरियस एंड सक्सीडेड, तो ये तीन आए, डच, ब्रिटिश और फ्रेंच। वो जो पोर्टुगीज थे उनका तो चल ही रहा है कालीकट में, केरल में जो है, ये लोग आए, तो अंत में
जो अंग्रेज थे वो जीत गए इन थ्रोइंग आउट एवरी अदर यूरोपियन पावर फ्रॉम भारत। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, डचेस को और फ्रेंचिस को, फ्रांस के लोगों को सबको भगा दिया, खुद रह गए। इन 1600 16वीं में, 1016 में, मतलब 1600 में, ब्रिटिशर्स फॉर्म एंड ईस्ट इंडिया कंपनी एज द फर्स्ट ट्रेडिंग कंपनी इन सूरत। उन्होंने सूरत में एक कंपनी स्थापित कर ली जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। लेटर विद द परमिशन ऑफ मुगल एम्पर जहांगीर, उस समय जो शासक थे उसमें वो जहांगीर थे, उन्होंने बाद में परमिशन दे दी। दे सेटअप मैनी ट्रेडिंग सेंटर एट चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। चेन्नई, कोलकाता, मुंबई तीनों ही सी रूट था, मतलब समुद्र थे इनमें। तो यहाँ पर उन्होंने अलग अलग 3 जगह सेंटर बना दिए सूरत में। अब 3, एक सबसे पहले तो सूरत में था, फिर इन 3 जगह भी सेंटर बना दिए। दे हैड बिग गोडाउन्स एट दीज प्लेसेस, इस प्लेस पर उन्होंने अपने गोदाम बना लिए। जो भी सामान उनको लगता है कि ये हमारे देश में बिकेगा, यहाँ से सस्ते दामों में खरीद के वहाँ बेचना शुरू कर दिया, मतलब यहाँ से खरीद के कम पैसे दे के वहाँ भेजना शुरू कर दिया। लेटर ऑन दे बिल्ड फोर्ट, फिर किले बनाए, एंड स्टार्टेड कीपिंग देयर ओन आर्मी। फिर जब किले बन गए तो अपनी आर्मी रखनी शुरू कर दी। एंड विद द एक्सक्यूज टू प्रोटेक्ट दीज गोडाउन्स, इन गोदाम को, और कारण क्या दिया, भाई तुम सेना की क्या जरूरत है तुम्हें, तो उन्होंने कहा हमारे गोदाम की रक्षा के लिए हमें सेना की जरूरत है। तो मतलब एक तरह से धीरे धीरे उन्होंने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए यहाँ पर। द बैटल ऑफ प्लासी, फिर 1757 में, अब 1600 में सबसे पहले उन्होंने अपनी कंपनी बना ली और धीरे धीरे गोदाम बना लिए, सेना रखनी शुरू कर दी। कोई भी जैसे किसी छोटे शहर में, जैसे सपोज कीजिए गांव में कोई कोई व्यक्ति चला जाए बिजनेस के उद्देश्य से, तो पहले तो वहाँ छोटा सा काम करेगा, फिर जो गांव के लोगों को उन्हें लालच देगा, देखो मैं ये करूँगा तुम्हें ये मिलेगा। तो शुरू शुरू में वे लोग भी, जो ऐसा रिमोट विलेज है, वो उनको भी लालच आ जाएगा, हाँ भाई चलो अच्छा हमारे गाँव का भला हो जाएगा। फिर धीरे धीरे वो अपना बढ़ा लेंगे, फिर पूरे गांव पे उनका एक तरह से कंट्रोल हो जाएगा, फिर गांव वालों को उनका कहना मानना पड़ेगा मजबूरी में। तो ऐसा ही इन्होंने स्टार्टिंग में वो किया, छोटी जगह में, फिर और जगह में, फिर जब उनसे कारण पूछा गया तो नए नए एक्सक्यूज़ दिए। तो अभी तक उन्होंने सबको फेथ में ले रखा है, अभी तक किसी से कोई लड़ाई नहीं करी, शांति से काम चल रहा है। और जो हमारे शासक थे, मुगल शासक, उन्होंने इनको अलाउ कर दिया था। बैटल ऑफ प्लासी 1757, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। कैसे हुआ? सिराजुद्दौला वाज द नवाब ऑफ बंगाल, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे उस समय। ही वॉज एन इफेक्टिव रूलर, वो एक प्रभावशाली राजा थे, शासक थे। लेकिन ब्रिटिश रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज अथॉरिटी, ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने उनकी अथॉरिटी स्वीकार करना उन्हें नहीं भाया। ब्रिटिश वांट्स टू फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता, वो कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन करना चाहते थे, मतलब उसको एक तरह से किलाबंदी करना चाहते थे कि दीवार वीवार बना के इसको एक सीमित वो बना दिया जाए। और किलाबंदी यही होता है कि सुरक्षा की दृष्टि से फोर्टिफिकेशन किया जाता है। द नवाब ऑब्जेक्टेड टू इट बट द ब्रिटिश डिड नॉट स्टॉप, नवाब ने इसका ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, लेकिन वो नहीं रुके। इट कंपेयर्ड द नवाब टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट देम, तो नवाब को बुरा लगा, उन्होंने उनके खिलाफ वार कर दी डिक्लेयर, लड़ाई हुई दोनों में। द बिग बैटल वॉज फॉट एट प्लासी बिटवीन नवाब एंड ब्रिटिश 1757, एक बड़ा युद्ध दोनों के बीच में हुआ 1757 में। द नवाब वॉज डिफीटेड इन दिस वार एंड द ब्रिटिश बिकेम वेरी पावरफुल इन बंगाल। अब युद्ध में नवाब हार गया, तो इस प्रकार जो ये ब्रिटिश थे ये बंगाल में और ज़्यादा पावरफुल हो गए, क्योंकि अभी तक तो ये था कि उसको सिराजुद्दौला राजा बने हुए हैं। अब क्या हुआ, जब लड़ाई हो गई वो हार गए, तो अब तो राजा भी नहीं है, अब तो इनका ही अधिकार हो गया बिल्कुल। वैसे भी अंग्रेजों ने जब यहाँ पर आ गए थे तो ये भी एक पॉलिसी, फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी भी अपनाई थी, आपने पढ़ा होगा, हो सकता है इसमें भी आगे हम पढ़ें इस विषय में। उसमें क्या होता था कि भाई बंगाल के राजा हैं सिराजुद्दौला, बंगाल का एक पड़ोसी देश है, राज्य है, कह दिया कि भाई तुम ना इसको हरा दो, इसका राज्य भी तुम ले लो, तुम ही राजा बने रहना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। इस तरह से वो तैयार हो गए। जो राजा थे वो इस लालच में आ जाते थे कि मेरा साम्राज्य बढ़ता है, राजाओं का जो टारगेट रहता था वो अपने एरिया को बढ़ाना ही रहता था। तो इस तरह से भी उन्होंने बहुत सारे राजाओं को एक तरह से पपेट किंग बना लिया था। भाई तुम उसकी सहायता से, अंग्रेजों की सहायता से, वो राजा किसी दूसरे राज्य को जीत चुका है, उस राज्य को अपने राज्य में मिला चुका है, तो कहने को तो वो राजा है, लेकिन वो पपेट किंग बन गया है। वो चलेगा करेगा वही जो अंग्रेज चाहेंगे, यदि वो अंग्रेजों से नहीं करेगा तो उसके ऊपर से अपना हाथ उठा लेंगे, हाथ उठाते ही फिर वो दूसरे राज्य से इसके ऊपर आक्रमण करा देंगे। तो इस तरह का भी उन्होंने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई थी। तो हम पढ़ते हैं, अभी हमने ये देख लिया कि बंगाल को किस तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया। अब किस तरह से उन्होंने और बढ़ाया, एक्सपेंशन होता है फैलाव। आफ्टर बंगाल द ब्रिटिश स्टार्टेड एक्सपेंडिंग देयर पॉलिटिकल पावर इन रेस्ट ऑफ द कंट्री, बंगाल के बाद उन्होंने बाकी के एरिया में भी अपनी जो पॉलिसीज थी, पॉलिटिकल पावर थी, उनको बढ़ाना शुरू कर दिया। एट दैट टाइम भारत वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉल किंगडम, कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था।
द रूलर्स ऑफ दीज किंगडम केप्ट फाइटिंग विद ईच अदर, जो इनके जो रूलर्स थे इन किंगडम्स के, वो आपस में एक दूसरे से लड़ते ही रहते थे। इसको लड़ से इसको मार के अपने में मिला लिया, इसको मार के अपने में मिला लिया, ये उनका काम निरंतर चलता रहता था। वही आपस में एकता नहीं थी, तो उसका इन्होंने फ़ायदा उठाया। ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ दिस फैक्ट, इसका उन्होंने एडवांटेज लिया। दे स्टार्टेड सपोर्टिंग वन किंग, जो अभी बताया था वही इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग भी पढ़ लेते हैं। किंग अगेंस्ट द अदर इन द बार्गेन गेन मोर पावर एंड वेल्थ, उन्होंने एक राजा को सपोर्ट और दूसरे के अगेंस्ट करना शुरू कर दिया। ये जो बार्गेनिंग की, इस चक्कर में उन्हें मोर पावर और मोर वेल्थ मिलता चला गया। दे साइन टेरिटरीज विद द किंग्स हु एक्सेप्टेड देयर ब्रिटिश सुप्रीमेसी, और कुछ राज्य ऐसे भी थे जैसे संधि प्रस्ताव क्या कि उनके पास ले भेज दिया कि हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, साइन करा लिए। जिसने शांति से स्वीकार कर ली वो इनके उसमें आ गया एक तरह से, वहाँ से पावर और वेल्थ भी मिली। धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे उस पर कर लिया, कुछ ने तो इनकी अधीनता एक्सेप्ट कर ली तुरंत ही, तो वहाँ भी इनका अधिकार बढ़ गया। और जिसने नहीं करी उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। अब जैसे मान लो एक ने कर ली तो बराबर वाले ने नहीं करी, तो उसको कह दिया कि इसका भी कर लेंगे तो इस पर अटैक कर। इस तरह से शुरू हो गया उनका ये सौदेबाजी सी। दस ईस्ट इंडिया कंपनी है मेरी ट्रेडिंग कंपनी बिकेम ए रूलिंग पावर ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ भारत। इस प्रकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक केवल ट्रेडिंग कंपनी थी, वो एक तरह से रूलिंग कंपनी बन गई भारत के ऊपर। डिसकंटेंट अमंग द इंडियंस, अब जो इंडियंस थे उनमें थोड़ा सा असंतुष्टि की भावना आनी शुरू हुई। जिन्होंने इनकी स्वीकार कर लिया अधीनता, उनमें नहीं आई, जो बाकी बचे। और कुछ को लगा भी होगा, जो आम जनता है, जो राजा भी नहीं है, आम जनता क्या यही तो सोचेगी कि भाई ये तो उनकी चमचागिरी करने में लगे पड़े हैं, वो पावरफुल है ये, तो ऐसे एक तरह से असंतोष की भावना आनी शुरू हो गई। क्या हुआ फिर? वंस फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड इन भारत द इंग्लिश स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द पीपल। जब वो एस्टेब्लिश हो गए मजबूती से, तो उन्होंने यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। दे यूज्ड अनफेयर मीन्स टू एक्सप्लॉइट द फार्मर, वे किसानों को एक्सप्लॉइट करते थे, व्यापारी को एक्सप्लॉइट करते थे, रूलर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, प्रिंसली स्टेट के जो स्टेट्स हैं जित पर भी राजा हैं उनको एक्सप्लॉइट करने लगे। द इंग्लिश एक्सप्लॉइटेड द फार्मर बाय मेकिंग देम पे वेरी हाई टैक्स। किसान को कैसे किया उन्होंने? फार्मर्स पर कर लगाए, हाई टैक्स लगाए। इवन इन टाइम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड, ड्रॉट, द फार्मर हैड टू पे देयर शेयर ऑफ टैक्स। किस तरह से टैक्स देना होता था? जो उनकी खेती है, खेती में से मान लीजिए, मैं तो जनरली केवल उदाहरण के तौर पर समझा रही हूँ कि उन्होंने सपोज कीजिए 10 किलो गेहूँ उन्होंने बोया, तो उस पर उन्होंने टैक्स लगा दिया कि 2 किलो हमें दोगे बिना कुछ करे धरे टैक्स के रूप में, तो दे रहे हैं वो, भाई उनका 10 किलो हो गया। लेकिन यदि कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो तब भी उनको वो टैक्स देना होता था, तो अब वो कहाँ से दें? आल्सो दे हैड टू कल्टिवेट क्रॉप्स विच दे इंग्लिश आस्क्ड देम टू, और उसके बाद उन्हें वही फसल उगानी होती थी जो वो कहेंगे भाई तुझे अपने खेत में ये लगाना, तो वही लगाएगा, दूसरा नहीं लगा सकता अपनी मर्जी से। जबकि किसानों का क्या है उद्देश्य? किसानों का जो अपना भारत था, जो पुरातन भारत था, जब तक अंग्रेजों का यहाँ पर अधिकार नहीं था, भले ही मुगल शासक थे, लेकिन उनका ये था कि वो फूड क्रॉप्स ज़्यादा उगाते थे कि जिससे उनका भी पेट भरता रहे, और जो उसके बाद कुछ बचे तो वो उसको बेच दें, औरों का भी पेट भरता रहे। तो इस तरह से मतलब आपसी सहमति से किसान का और व्यापारियों का सब कुछ चल रहा था। और एक उन दिनों वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय में क्या होता था कि एक ने मान लो जी गेहूँ की फसल उगाई है, दूसरे बंदे ने पालक की फसल उगा ली या जो भी कुछ ऐसी, तो एक दूसरे से चेंज कर लेते थे। और कहीं दूध है, वो भी दूध, किसी ने भैंस पाल रखी है तो उनसे दूध ले लिया, उन्हें अनाज दे दिया, तो इस तरह का भी होता था। तो आपसी सहमति से उनका सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब इन्होंने क्या करा? टैक्स तो लगाए, फिर फसल भी अपनी मर्जी से कि जो हम कहेंगे वो उगानी है। फार्मर वर फर्स्ट टू ग्रो इंडिगो एंड कॉटन। अब ये इंडिगो की भी कहानी है, शायद इसमें दी हुई होगी। तो फार्मर्स ने वो उनको फोर्स करते थे कि इंडिगो और कॉटन उगाओ। तो अभी तक तो वो अपनी फूड क्रॉप्स वगैरह करते थे, उनसे मतलब खाने वाने पीने की चीज़ें उगाते थे, उनसे अपना काम चलाते थे, जो उनके पास नहीं होता था दूसरे से बदल लेते थे, मतलब वस्तु विनिमय से काम चल रहा था। लेकिन जब ये इनका आधिपत्य बढ़ने लगा तो इन्होंने उनसे फसल भी अपनी पसंद की उगानी शुरू कर दी। उसमें था इंडिगो और कॉटन। कॉटन टेक्स्ट उससे तो कपड़ा वगैरह बनता था, लेकिन इंडिगो का जो था एक विशेष इनका इंटरेस्ट था इंडिगो ग्रो करवाने में। यूरोपीय देशों में इंडिगो एक तरह का डाई है, प्राकृतिक नेचुरल डाई था ये। जैसे होली पे कभी किसी ने देखा हो, टेसू के फूल आया करते थे, टेसू के फूल को पानी में भिगो के उससे पीला रंग बनाते थे, तो वो एक नेचुरल कलर हो गया। अभी तो क्या है कि केमिकल्स वगैरह के रंग डालते हैं, लगाते हैं, लेकिन उस समय नेचुरल कलर था येलो कलर,
जिससे होली खेलते थे। उसी प्रकार जो इंडिगो था ये एक प्रकार का डाई था और यूरोप में इस इंडिगो की बहुत डिमांड थी। वहाँ पर जो ये होती हैं नेचुरल, एक तरह से नेचर वहाँ की फेवरेबल नहीं है इंडिगो को उगाने के लिए। इंडिया की जो नेचुरल कंडीशंस है, इसके मौसम है और लैंड है, सभी कुछ माउंटेन वगैरह सब हैं, जो यहाँ की नेचुरल कंडीशंस हैं, जो नेचुरल थिंग्स हैं, सब कृषि के फेवर में है, सब एग्रीकल्चर को फेवर करती हैं। तो यहाँ से इंडिगो यदि वो ग्रो कराते हैं और अपने देश में भेजते हैं तो उन्हें बहुत इस चीज़ में प्रॉफिट होगा ब्रिटिश को। तो इसलिए वो उनको इंडिगो और कॉटन ही ग्रो करने के लिए इंसिस्ट करते थे। दीज वर ब्रोट एट वेरी लो रेट, यहाँ से कम रेट पे खरीदा जाता था, एंड सोल्ड एट वेरी हाई रेट्स इन इंग्लैंड एंड अदर कंट्री, और अन्य यूरोपीय देशों में इसको ज़्यादा कीमत पे बेच दिया जाता था क्योंकि वहाँ इनकी डिमांड थी और वहाँ इतना ग्रो नहीं होता था। द फार्मर बिकेम मोर एंड मोर पुअर एंड मैनी डाइड ड्यू टू स्टारवेशन। तो इस प्रकार क्या था कि जो किसान थे अभी तक वो अपने खाने को उगा रहे हैं, वो तो उगा नहीं रहे, इंडिगो उगा रहे हैं, उसका उन्हें पैसा भी पूरा नहीं मिल रहा। कॉटन उगा रहे हैं, उसका उन्हें पैसा भी पूरा नहीं मिल रहा। ना तो वो इंडिगो को ही खा सकते हैं, ना वो कॉटन को ही खा सकते हैं। तो वो भूख से मरने शुरू हो गए और गरीब होते चले गए क्योंकि उन्हें जब खाना ही नहीं मिल रहा। मेन चीज़ तो ये है। फ्रॉम इंग्लैंड मिल मेड क्लॉथ वाज सेंट टू भारत, और इंग्लैंड से जो कपड़े में बना जो कपड़ा बना है उसको भारत भेजा जाता था। एज मशीन मेड क्लॉथ वाज चीपर, जो मशीन से बन के आया वो चीपर हो गई। द हैंडलूम इंडस्ट्रीज ऑफ भारत सफर्ड। अब भारत में क्या था, जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी, जैसे कॉटन हुआ, ये सब हथकरघा उद्योग थे, उनसे बनाया जा रहा था, उसी को ये लोग आपस में मतलब सब पहन रहे थे। इंडिया के लोग जो था, अब वहाँ से आया मिल से कपड़ा बन के, इंडिगो तो यहाँ से भेज दिया तो उसका तो वहाँ यूज़ हो गया, पैसा अंग्रेजों के पास आ गया, ये किसान भूखे मर गए। उस अब बात करते हैं कपड़े की। यहाँ से वहाँ से आ रहा है कपड़ा मिल से बन के, वो थोड़ा सस्ता है तो उसको खरीद रहे हैं सब, और जिससे हैंडलूम्स जो थे वो सब ठप हो गए। लाख ऑफ वीवर्स बिकेम एम्प्लॉयड, बहुत सारे जो बुनकर थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। द इंग्लिश आंसर डिड नॉट अलाउ द पीपल ऑफ भारत टू ओपन मिल्स एंड फैक्ट्रीज, और अंग्रेजों ने भारत के लोगों के लिए ये मना कर दिया था कि वो कोई मिल और फैक्ट्री भी नहीं खोल सकते, उनको अलाउ नहीं था। रूलर्स ऑफ भारत एंड प्रिंस वर अनहैप्पी विद द इंग्लिश, इस प्रकार जो भारत के रूलर्स थे, जो शासक थे, जो राजकुमार वगैरह थे, वो इन सब चीज़ों से अनहैप्पी थे अंग्रेजों से। ए लॉ वाज पास्ड बाय इंग्लिश विच स्टेटेड दैट इफ ए रूलर डिड नॉट हैव ए मेल चाइल्ड, फिर उसी समय एक लॉ पास किया गया अंग्रेजों के द्वारा कि यदि किसी रूलर का कोई मेल चाइल्ड नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, वो भी लड़का, देन अपॉन द डेथ ऑफ दैट रूलर, तो उस रूलर की डेथ के बाद किंगडम वुड बी टेकन ओवर बाय इंग्लिश, तो जो ये जो राज्य है उसका वो अंग्रेजों के द्वारा ले लिया जाएगा। बाय इंट्रोड्यूसिंग सच अनजस्ट लॉ एंड यूजिंग अनफेयर मीन्स, इस प्रकार ऐसे अन्यायपूर्ण नियम पारित कर करके द इंग्लिश सॉट टू एक्सपेंड देयर होल्ड ओवर भारत, उन्होंने अपना पूरा होल्ड भारत पर कर लिया। और जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनसे जो युद्ध हुआ था वो इसी उसमें हुआ था, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का एक बेटा हुआ था, वो उसकी डेथ हो गई, फिर उन्होंने एक वो ले लिया उत्तराधिकारी, मतलब एक बच्चा गोद ले लिया, उसके बाद उनके पति की डेथ हो गई, तो अंग्रेजों ने तो वही नियम के एनेक्स इसको कहा गया, इसी के अकॉर्डिंग रानी लक्ष्मीबाई को बोल दिया कि भाई तुम अपना राज्य खाली कर दो क्योंकि तुम्हारा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। उसको लीगल नहीं माना जो गोद लिया हुआ था। रानी ने कहा नहीं, रानी लक्ष्मीबाई ने कि मैं खाली नहीं करूँगी, उनकी लड़ाई हुई तो रानी लक्ष्मीबाई हारी गई। उसके बाद उन्होंने दोबारा अपनी सेना तैयार करी, दोबारा युद्ध किया, उस युद्ध में वो उनकी मृत्यु हो गई। अपने जो गोद लिया हुआ बच्चा था उसको कमर पे बांध के लड़ाई करी। आपने कविता भी सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह से उन्होंने इनके खिलाफ कोशिश की कि अपना राज्य मैं उनको ऐसे नहीं दूंगी, लेकिन हो नहीं पाया कुछ। तब भी अंग्रेजों ने ही उसको उनके राज्य को भी अपने कब्जे में ले लिया था। तो इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे ऐसे अन्यायपूर्ण नियम बना के काफ़ी अपना होल्ड जो फैला लिया था। However, the dissatisfaction and anger of most Indian led to revolt. इस प्रकार ये जो डिससेटिस्फेक्शन था, ये जो गुस्सा था, इसके कारण हुआ आंदोलन। अभी आपने देखा कि 1757 में भी युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लासी भी हुआ, रानी लक्ष्मीबाई का भी हुआ जो झांसी की रानी थी। लेकिन 1857 का जो युद्ध हुआ उसको पहला फर्स्ट वॉर क्यों कहा जाता है? उसका एक कारण था, जो ये युद्ध हुए किसी का भी आपने अभी तक देखा किसी का भी नतीजा ऐसा नहीं हुआ जिसका कुछ फर्क पड़ा हो इन लोगों पे। सब में यही हुआ कि इन्होंने उसको दबा दिया, मार दिया और अपना वो कर लिया। इसलिए वे जो रिवोल्ट थे वे सब दबते चले गए हैंड टू हैंड, उसका ये खात्मा करते रहे। लेकिन ये वाला जो था इसके बाद एक्शन हुआ। अभी पढ़ते हैं इसको। रिवोल्ट अगेंस्ट द इंग्लिश। देयर वर मैनी रिवोल्ट्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री 1816 टू 1857, मतलब 1816-1857 तक का युद्ध हुए, बट दीज वर इजिली सप्रेस्ड। मतलब वही मैं बोलना चाह रही थी कि उनको सबको खत्म कर दिया गया, सप्रेस्ड कर दिया गया, दबा दिया गया।
At last in 1857 there was a big uprising against the British injustice and cruelty which spread over a large part of the country. फिर 1857 में एक बड़ा एक वो जैसे कहते हैं ना इनके अन्याय इनके क्रूरलिटी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ जो कि पूरे देश में फैला धीरे धीरे। अब उस समय कुछ साधन तो थे नहीं कि यहाँ झगड़ा हो गया तुरंत मैसेज हो गया पूरे इंटरनेट पे फैल गया, तो एक जगह हो गया धीरे धीरे वो खबर पहुँचती थी दूर तक। तो यदि एक साथ पहुँचने का कुछ साधन होता जब भी कुछ हो जाता तो फिर हो सकता है 1857-58 तक में ये हो जाता आज़ादी का काम, लेकिन धीरे धीरे उसे देश में फैलने में टाइम लगता है तो इसलिए इतना विराम लगा कि फिर 1947 में देश आज़ाद हुआ। इट इज़ नोन एज द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसको 1857 का संग्राम कहा जाता है। और ये यहाँ पे मेरठ में से हुआ था जो सबसे पहली क्रांति हुई थी ये आज़ादी की जो स्टार्टिंग हुई थी वो मेरठ से हुई थी। इट वॉज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पहला वार था इंडिपेंडेंस का। द रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड बाय सोल्जर ऑफ भारत इन ब्रिटिश आर्मी, ये जो आंदोलन किया गया था उन सिपाहियों के द्वारा किया गया था जो भारतीय थे लेकिन काम करते थे सेना में अंग्रेजों की। ए न्यू राइफल कार्ड एनफील्ड, एक न्यू राइफल थी जिसको एनफील्ड कहा गया कहते थे, हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन भारत, भारत में आई। द रूमर स्प्रेड दैट फैट फ्रॉम काउज एंड पिग्स हैड बीन यूज्ड इन मेकिंग द बुलेट्स ऑफ राइफल, तो उसमें एक खबर फैली थी कि राइफल का जो बुलेट है उसमें गाय और सुअरों का फैट इस्तेमाल किया गया, उनकी चमड़ी इस्तेमाल की गई है, फैट जो भी फैट माने चिकनाई भी होता है बट उनका फैट इस्तेमाल किया गया। सोल्जर हैड टू बाइट ऑफ द बुलेट्स, उन्हें ऐसे मुंह से तोड़ना पड़ता था। देयर माउथ बिफोर लोडिंग द राइफल, फिर राइफल में डालना पड़ता था। दिस वॉज अगेंस्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, तो इस प्रकार ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट के अगेंस्ट था। द सोल्जर ऑफ भारत रिफ्यूज टू यूज दिस राइफल एंड रिवोल्टेड, जो भारत के सिपाही थे उन्होंने कह दिया हम नहीं करेंगे इस सोल्जर का इसका राइफल का यूज, हम नहीं तोड़ेंगे इसको मुंह से। द रिवोल्ट स्टार्टेड एट मेरठ, हाँ मेरठ से यही वाला हुआ था, एंड सून स्प्रेड टू द लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल भारत, मेरठ से स्टार्ट हुआ बड़े पार्ट में नॉर्थ और सेंट्रल भारत तक पहुंच गया ये। इट वॉज ज्वाइन बाय फार्मर भी इसमें इन्वॉल्व हुए, क्राफ्टमैन भी इन्वॉल्व हुए क्योंकि फार्मर भी परेशान थे, क्राफ्टमैन भी परेशान थे और जो हैंडलूम वगैरह वाले थे एंड अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और फिर जब आपस में आत्मीयता होती है ना तो एक की परेशानी देख के बाकी भी परेशान होकर उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, चाहे किसी पर डायरेक्टली इफेक्ट ना हो तो और भी बहुत सारे सेक्शन सोसाइटी के इस चीज में इन्वॉल्व हुए। द सोल्जर डिक्लेयर द लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर, अब सिपाहियों ने जो बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बना लिया जो उस समय के शासक थे कि भाई हम सब मतलब राजा भी साथ होना चाहिए ना, नहीं तो वो कहेंगे तुम्हारा राजा तो शांति से बैठा वो तो कुछ नहीं कह रहा तुम क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाया जो लास्ट मुगल शासक थे। द रिवोल्ट वॉज लेड बाय नाना साहेब एंड तात्या टोपे एट कानपुर में नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई एट झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने और बेगम हजरत महल ने अवध में किया। फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 का रिवोल्ट भी फेल हुआ। कैसे? द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज ए ब्रेव एफर्ट ऑफ इंडियन पीपल, ये एक बड़ा बहादुरी बड़ा प्रयास था भारत के लोगों का। एंड इंग्लिश हैड ए वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी एंड सुपीरियर वेपन्स, दिस रिवोल्ट वाज इजीली सप्रेस्ड बाय द इंग्लिश, जो अंग्रेज थे उनके पास आर्मी थी, सेना थी, बहुत सारे वेपन्स थे, तो आसान था इनको उनके लिए दबाना अंग्रेजों के लिए इंडियंस को। द सिपाहीज वर इम्प्रिजन सेंटेंस्ड ऑफ टू 10 ईयर ऑफ हार्ड लेबर, देयर यूनिफॉर्म वर स्ट्रिप्ड ऑफ पब्लिकली, जो सिपाही थे जो सेना में थे जिन्होंने कहा था हम नहीं करेंगे इसको यूज, तो उनको 10 साल की सजा मिली। और क्या हुआ कि जो 10 साल की मेहनत थी वो सब बेकार हो गई, उनकी जो यूनिफॉर्म थी वो पब्लिक के सामने स्ट्रिप्ट किया गया, उसको फाड़ी गई कि भाई इतने गद्दार है ये सब। 100 of people were tied off the mouth of tank and blow up, several hundred were hanged। 100 of people टैंक के मुंह के आगे जैसे वो जिसमें तोप का गोला होता ना उसके आगे बांध दिया, फिर वो चला दी जिससे उनके पर कच्चे उड़ गए, एक तरह से बम के आगे उनको रख दिया गया और बहुत सारों को फांसी दी गई। द 2 sons of बहादुर शाह जफर वर किल्ड, इस सारी उहापोह में इस सारे उसमें 2 बेटे बहादुर शाह जफर के भी मारे गए। देयर हेड्स वर कट ऑफ, उनके सिर काट दिए गए एंड प्रेजेंटेड टू देयर फादर, उनके जो पिताजी थे जो उनकी जो लीडर बनाया था फादर को, बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाया था, उनके सिर काट के उनके पास भेजे गए। इसका ये इस प्रकार अंत हुआ। परिणाम क्या हुए? आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कम टू एंड, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल वो था राज्य वो अंत हुआ। लेकिन नाउ द इंग्लिश गवर्नमेंट फेल्ट दैट भारत कुड नॉट बी रूल्ड बाय ए प्राइवेट कंपनी, अब अंग्रेजों को लगा कि भारत किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा रूल नहीं किया जा सकता। सो द कंट्रोल ऑफ द कंट्री वॉज टेकन अवे फ्रॉम द कंपनी एंड भारत वॉज प्लेस्ड अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ क्वीन विक्टोरिया।
उन्होंने देखा अभी तक यहाँ पे राजा महाराजा शासन कर रहे हैं, तो ये कंपनी तो इनको नहीं संभाल पाएगी। तो जो क्वीन विक्टोरिया थी वो यहाँ की रानी बनी और उसके अंडर में पूरा भारत आ गया, एक तरह से पूरे भारत की वो रानी हो गई। द इंग्लिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया भारत को रूल करने के लिए, मतलब उनके रानी के हेल्प के लिए, रानी है वो, उनके हेल्प के लिए गवर्नर जनरल बनाया गया, उसको वायसराय कहा गया। द नंबर ऑफ इंग्लिश सोल्जर इन द आर्मी वर इंक्रीज्ड, और भारतीयों की अपेक्षा अंग्रेजों की संख्या बढ़ाई गई सेना में। नो चेंज के विद द चेंज ऑफ गवर्नमेंट, और बाकी कोई चेंज नहीं आया गवर्नमेंट के चेंज होने से अंग्रेज हिंदुस्तानियों के लिए, उनके लिए वही दुर्गति थी उनकी आज भी। तो गवर्नमेंट के चेंज होने से कोई खास परिवर्तन आया नहीं। इंडियन वर स्टिल ट्रीटेड वेरी बैडली, वो बड़ी बुरी तरह से अभी भी उनको ट्रीट किया जाता था। देयर वॉज अगेन ए रूल ऑफ सप्रेशन, और एक उनके ऊपर दबाव वाली नीति अभी भी चल रही थी। द पीपल ऑफ भारत ऑर्गेनाइज देमसेल्फ फॉर ए न्यू स्ट्रगल अगेंस्ट द इंग्लिश गवर्नमेंट। अब भारत के लोगों ने एक दोबारा से अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया, विचार किया, और एक आंदोलन, स्ट्रगल इंग्लिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट करने का विचार किया। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर। द इंग्लिश हैड इंट्रोड्यूस मॉडर्न एजुकेशन इन भारत। अंग्रेजों ने भारत में मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस की थी। ग्रेजुअली एजुकेटेड इंडियंस इंट्रोड्यूस मैनी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स। जो एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने कई सुधार किए, उनमें कई रिफॉर्मर्स थे, सुधारक थे, जैसे राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती एक्टिव ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो कि इस पीरियड में एक्टिव थे। दे स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट सोशल प्रैक्टिस सच एज सती। तो उन्होंने इस चीज़ का जो सामाजिक बुराइयाँ थी, सामाजिक कुरीतियाँ थी, जैसे सती, किलिंग फीमेल बेबीज, जो लड़कियाँ होती थी उनको मार देना, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह और कास्ट सिस्टम, इन सब के अगेंस्ट उन्होंने, इस सब के अगेंस्ट थे। तो इसको मतलब पब्लिक को समझाने का प्रयास किया कि ये गलत है। दे आल्सो एनकरेज रीमैरिज ऑफ विडोज एंड एजुकेशन ऑफ वुमेन। उन्होंने साथ ही साथ यदि कोई जैसे बाल विवाह कर दिया और कोई बचपन में ही विडो हो गई तो उसकी तो पूरी लाइफ ऐसे रहेगी, तो उन्होंने उसकी रीमैरिज को भी बढ़ावा दिया, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया। राइज ऑफ नेशनलिज्म। एजुकेटेड इंडियंस रियलाइज दैट द इंग्लिश वांटेड टू कीप भारत पुअर एंड बैकवर्ड। जो पढ़े लिखे इंडियंस थे उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जो अंग्रेज हैं वो चाहते हैं भारत गरीब रहे और पिछड़ा हुआ रहे। द रियलाइजेशन यूनाइटेड द इंडियंस। इस वही जो महसूस की, ये जो भावना थी, इससे सब इंडियंस यूनाइट हो गए, एक हो गए। स्लोली द फीलिंग ऑफ यूनिटी और नेशनलिज्म ग्रू स्ट्रॉन्गर। धीरे धीरे जो यूनिटी की फीलिंग थी और नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो मजबूत होती चलेगी। द ग्रोइंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म रिजल्टेड इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, इसका परिणाम ये हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म की गई 1885 में। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्टार्टेड बाय इंग्लिशमैन। एक इंग्लिशमैन के द्वारा स्टार्ट की गई थी जिसका नाम था एलन ऑक्टिवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम का, जिसके नाम से हम जानते हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज हेल्ड इन बॉम्बे, नाउ मुंबई। इट वॉज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स एट दिस सेशन W.C. बनर्जी। जो पहला इसका सेशन था वो मुंबई में हुआ और 72 मेंबर उसमें, मतलब W.C. बनर्जी के उसमें क्या कहते हैं, लीडरशिप में 72 मेंबर आए। द कांग्रेस देयर आफ्टर मेट एवरी ईयर इन डिफरेंट सिटीज़। फिर वो हर साल डिफरेंट सिटीज़ में मिलते थे। दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन त्याबजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्णन गोखले, ये कुछ इंडियन लीडर थे जो प्रेसिडेंट हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के। मतलब सब सिटी में एवरी ईयर मिलते थे वो, तो हर एक क्षेत्र में अलग अलग सिटी में प्रेसिडेंट बने। द कांग्रेस स्लोली बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, इट अवेकेंड द स्पिरिट ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियंस। धीरे धीरे कांग्रेस जो थी बहुत स्ट्रॉन्ग होती चली गई और इसने लोगों में यूनिटी की भावना को क्रिएट किया। एट द सेम टाइम इट रिक्वेस्टेड द इंग्लिश गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल। और साथ ही साथ इन लोगों ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की कि लोगों की लिविंग कंडीशन में सुधार करें। द ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ कांग्रेस वरीड द इंग्लिश गवर्नमेंट। ये जो इनकी ग्रोइंग पॉपुलरिटी हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इससे अंग्रेजों को चिंता हुई। टू सप्रेस द राइजिंग स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म द गवर्नमेंट मेड मैनी स्ट्रिक्ट लॉ। अब इनको ये लग गया कि भाई ये तो नेता बन रहे हैं, तो उन्होंने इनको दबाने के लिए कई जो मतलब कड़े नियम बनाए। द इंग्लिश एनकरेज डिसयूनिटी बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम। उन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट डालने का प्रयास किया। एंड यूज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, और फिर डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई। भारत इज वेरी फेमस फॉर इट्स रिचेस सिंस एंशियंट टाइम। द अरब वर फर्स्ट ट्रेडर्स टू केम भारत टू ट्रेड। वास्को डी गामा वॉज द फर्स्ट पोर्टुगीज सेलर हु डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ भारत। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म इन 1600 में इन भारत 1600। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन 1757 बिटवीन द नवाब ऑफ बेंगाल सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिश।
Revolt of 1857 was the first revolt of Indian freedom. Bahadur Shah Zafar was the last Mughal emperor. After the revolt of 1857, the rule of East India Company came to an end. After the suppression of revolt, the administration of Bharat was taken over by the government of England. Reformers such as Raja Ram Mohan, Devendranath Tagore, Ishwar Chand Vidyasagar worked for social and religious forms. When did Vasco da Gama discover the sea route of Bharat? Who was the first trader to came to Bharat for trade? Arabians. और ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म हुई? बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? इन फ्रीडम कब स्टार्ट हुआ? 1857 में. व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम? क्या कारण था मुख्य फ्रीडम के स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम का? रिवोल्ट वाज स्टार्टेड फ्रॉम, आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से. फिल इन द ब्लैंक्स है ट्रू एंड फॉल्स. द इंग्लिश फोर्स्ड इंडियन फार्मर्स ऑफ भारत टू ग्रो इंडिगो एंड कॉटन. अंग्रेज इंडिगो और कॉटन उगाने के लिए फोर्स करते थे. जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था इंडिपेंडेंस का 1857 मेरठ से हुआ. ए ह्यूम फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के. राजा राम मोहन एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे. फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस चेन्नई में हेल्ड हुआ. क्वेश्चन आंसर. विच यूरोपियन कंट्री केम टू भारत इन 16th सेंचुरी फॉर ट्रेड? कौन सी यूरोपियन कंट्री भारत आई ट्रेड के लिए 16वीं शताब्दी में? हु वाज मुगल एम्परर गेव परमिशन टू इंग्लिश इन भारत फॉर ट्रेड? कौन से मुगल एम्परर ने परमिशन दी थी अंग्रेजों को भारत में ट्रेड की? बैटल ऑफ प्लासी का क्या कारण था? वाई इंग्लिश बिकेम पावरफुल इन भारत? इंग्लिश भारत में पावरफुल क्यों होते चले गए? व्हाट वाज द रीजन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के जो रिवोल्ट का मुख्य कारण क्या था? वाई ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड, वो कैसे खत्म हुई भारत में 1857 के रिवोल्ट के बाद? हु वर सोशल रिफॉर्मर? सोशल रिफॉर्मर कौन कौन थे? इनको मैच करना है. चैप्टर इज कंप्लीटेड.